मेरे पिता के देहांत के बाद मेरी माँ के व्यवहार में अचानक से अजीब सा बदलाव आ गया था। जैसे ही शाम होती, वो अपने कमरे में चली जाती और दरवाजा बंद कर लेती। सुबह से पहले कभी भी उनका दरवाजा नहीं खुलता था। यहाँ तक कि वो मुझे भी उस कमरे में आने नहीं देती थी। मैंने कई बार माँ से कहा कि रात को मुझे अपने पास सुला लिया करे, लेकिन वो हर बार यही जवाब देती कि अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। उन्होंने कहा था कि ये हमारे परिवार की परंपरा है कि पति के निधन के बाद पत्नी पूरे 2 महीने अकेले अपने कमरे में रहती है। इन 2 महीनों में किसी और को उस कमरे में जाने की अनुमति नहीं होती। यह परंपरा मेरे लिए बिल्कुल नई थी। ना मैंने पहले कभी ऐसी किसी परंपरा के बारे में सुना था और ना देखा था। लेकिन माँ ने जो कहा, उस पर मुझे विश्वास करना पड़ा। मैंने सोचा कि शायद यह सच में हमारे परिवार की कोई पुरानी परंपरा होगी। इसी वजह से मैं उनसे ज्यादा सवाल नहीं करती थी। लेकिन अंदर से मुझे इस बात की बेचैनी रहती कि माँ ऐसा क्यों कर रही है। एक रात हमेशा की तरह अपने कमरे में मैं लेटी हुई थी। नींद नहीं आ रही थी और मन बेचैन था। अचानक मैंने देखा कि माँ के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है। यह देखकर मैं चौंक गई, क्योंकि माँ हमेशा कमरे का दरवाजा पूरी तरह से बंद रखती थी। अंदर से हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। पहले तो मैंने सोचा कि माँ दरवाजा बंद करना भूल गई होगी, इसलिए मैं चुपचाप वापस अपने कमरे में चली गई। लेकिन तभी मन में ख्याल आया कि आखिर माँ हर रात इस तरह अपने कमरे में बंद क्यों हो जाती है। वो मुझे उस कमरे में क्यों नहीं जाने देती। क्या सच में यह कोई परंपरा है, या इसके पीछे कुछ और है, कोई और राज है? इस सवाल का जवाब जानने की बेचैनी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने तय किया कि मैं बस दरवाजे पर खड़े होकर अंदर झांकूंगी और देखूंगी कि आखिर माँ वहां क्या कर रही है। मैं धीरे धीरे उनके कमरे के पास पहुंची, दरवाजा थोड़ा सा और खोला और अंदर झांका। जो दृश्य मैंने देखा, उसने मेरी रूह को झकझोर कर रख दिया। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। अंदर मेरी माँ थी और उनके साथ मेरा नाम शानवी है और मेरा ताल्लुक लखनऊ से है। मेरे पिता का कपड़े का कारोबार था। हमारे शहर में उनकी कई कपड़ों की दुकानें थी, जिनसे अच्छी आमदनी होती थी। मेरे पापा का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था और इसी वजह से हमारे घर के हालात भी काफी अच्छे थे। मेरे पिता मुझसे बहुत प्यार करते थे। माँ भी मुझसे बहुत स्नेह करती थी। लेकिन पिता तो मानो मुझ पर जान छिड़कते थे। जब भी वो काम से घर लौटते, मेरी पसंद की कोई ना कोई चीज मेरे लिए जरूर लेकर आते। वो मेरी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा करते थे। यहाँ तक कि अगर माँ को भी उनसे कोई बात मनवानी होती, तो वो मुझसे कहती थी कि मैं उनसे बात करूं। माँ को पता था कि मेरे पिता मुझे कभी भी किसी बात के लिए मना नहीं करेंगे। मैं बचपन से ही बोल नहीं सकती थी, क्योंकि मैं गूंगी थी, लेकिन इशारों से अपनी बात कहने में माहिर थी। मेरे माता पिता मेरे इशारों को तुरंत समझ जाते थे। मुझे कभी यह महसूस नहीं होने दिया था कि मुझ में कोई कमी है। मैं उनकी इकलौती बेटी थी और यही वजह थी कि उनकी सारी मोहब्बतें, उनका पूरा ध्यान सिर्फ मुझ पर था। हमारा परिवार बहुत खुशहाल था। हर दिन प्यार और सुकून भरा गुजरता था। लेकिन फिर जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मेरे पिता मेरे जीवन के केंद्र थे। मैं उनसे बहुत लगाव रखती थी। उनके बिना मैं कहीं भी नहीं जाती थी। यहाँ तक कि उनके बिना खाना भी नहीं खाती थी। उनका हाथ पकड़कर चलना, उनके साथ हर बात साझा करना मेरी आदत थी। लेकिन इस आदत ने मुझे कहीं न कहीं कमज़ोर बना दिया था। मुझे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं अजनबियों से बात करने से डरती थी और कहीं अकेले जाने की बात तो छोड़ ही दीजिए। मेरा स्वभाव बचपन से ही बहुत डरपोक और मासूम था। इसका कारण शायद यह था कि घर में कभी किसी ने मुझ पर चिल्लाकर बात नहीं की थी। पिता और माँ हमेशा प्यार से बात करते थे। इस माहौल ने मुझे नरम दिल बना दिया था। मुझे दुनिया की सख्ती और बेरुखी के बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं था। जब मैं 17 साल की हुई, तो माँ ने मेरा दाखिला एक डांस एकेडमी में करवा दिया। उनका मानना था कि डांस मुझे आत्मनिर्भर बनाएगा और मेरी झिझक को खत्म करेगा। पिता ही मुझे रोज एकेडमी छोड़ने और लेने जाते थे। यह मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। लेकिन फिर कुछ अजीब सा होने लगा। एक दिन जब मैं डांस क्लास खत्म करके एकेडमी के गेट पर खड़ी अपने पिता का इंतजार कर रही थी, मुझे ऐसा लगा
कि कोई मुझे देख रहा है। पहले तो मैंने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन यह एहसास बार-बार होने लगा। हर दिन जब मैं एकेडमी से बाहर निकलती, तो मुझे ऐसा महसूस होता कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। मैंने इस बात को अपने पिता या माँ से नहीं कहा, क्योंकि मुझे लगा कि शायद यह मेरा वहम होगा। लेकिन मेरे अंदर एक अजीब-सी घबराहट रहने लगी थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। उस शाम मैं हमेशा की तरह एकेडमी के गेट पर खड़ी थी। मेरी नज़रें हर गाड़ी पर थी, क्योंकि मैं अपने पिता की गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन तभी मैंने देखा कि सड़क के उस पार एक आदमी खड़ा है। उसकी नज़रें मुझ पर टिकी हुई थी। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसने मुझे देखकर हल्का-सा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसने मुझे और डरा दिया। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैं तुरंत गेट के अंदर चली गई और इंतज़ार करने लगी कि पिताजी जल्दी आ जाएँ। जब उनकी गाड़ी आई, तो मैं भागकर उसमें बैठ गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, तो वो आदमी अब भी वही खड़ा था और मुझे देख रहा था। उस दिन के बाद से मुझे हर दिन वही आदमी दिखाई देने लगा। वो हमेशा एक ही जगह खड़ा रहता और मुझे देखता रहता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन है और क्यों ऐसा कर रहा है। मैंने हिम्मत करके यह बात अपने पिता को बताई। उन्होंने मेरी बात सुनी और कहा कि अब से वो और जल्दी आया करेंगे। लेकिन मेरा डर अब बढ़ने लगा था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरे खुशहाल जीवन पर किसी की नज़र लग गई है। उस आदमी की वजह से मेरे भीतर अजीब-सी घबराहट और डर बैठ गया था। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी, जो अब तक इतनी सुकून भरी और प्यार से भरी हुई थी, एक अजनबी की वजह से इतनी उलझ जाएगी। उस शाम भी मेरे पिता मुझे डांस अकेडमी लेने आने के लिए लेट हो चुके थे। मैं बुरी तरह से घबरा रही थी। तभी एक छोटा-सा बच्चा हाथ में फूलों का बड़ा-सा गुलदस्ता पकड़े मेरे पास आया और उसने वह मुझे पकड़ा दिया, ये कहते हुए कि उसे सामने खड़े भैया ने दिया है। मैंने उस ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फूलों के अंदर एक छोटा-सा खत था, जिस पर लिखा हुआ था कि मुझे तुमसे पहली नज़र वाली मोहब्बत हो गई है। यह पढ़ते ही मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने तुरंत वह छोटा-सा खत फाड़कर फेंक दिया और फूलों को भी एक किनारे रख दिया। मेरे पिता मुझसे जितना भी प्यार करते थे, जितने भी लाड उठाते थे, मुझे यह सब कभी अच्छा नहीं लगता था। मुझे यह डर था कि अगर उन्होंने यह सब देखा, तो कहीं वे यह ना समझे कि मैं किसी लड़के को पसंद करने लगी हूँ। जबकि मैं तो उस लड़के का नाम भी नहीं जानती थी। मैं एक गहरे डर में डूब गई थी कि कहीं पिता को यह ना लगे कि मैं भी किसी के प्यार के जाल में फँसने वाली हूँ। उस दिन के बाद से मेरे अंदर एक अजीब-सा डर बैठ गया था। मुझे घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता था, लेकिन माँ इस मामले में कोई समझौता नहीं करती थी। इसलिए मुझे मजबूरी में रोज़ अकेडमी जाना ही पड़ता था। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पिता मुझे लेने के लिए नहीं आए। उन्हें दुकान पर कुछ ज़रूरी काम था और उन्होंने मुझे कहा कि मैं अकेले घर चली जाऊँ। भगवान का नाम लेकर मैं घर के रास्ते पर चल पड़ी थी। मन में डर था कि कहीं वह लड़का फिर से ना आ जाए। और सच में कुछ ही देर में जब मैं अकेली गली से गुजर रही थी, मुझे अपने पीछे कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैं तेज़ी से चलने लगी। थोड़ी देर बाद एक लड़का मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वह देखने में भी सुंदर था और किसी अच्छे घर से लगता था। मुझे डर था कि कहीं वह मुझसे बदला ना ले, क्योंकि मैंने उसके दिए हुए फूल फेंक दिए थे। लेकिन उसने जो बात कही, उसने मुझे हैरान कर दिया। उस लड़के ने कहा कि वह मुझे यहाँ कोई नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आया है। वह बस मुझे यह बताना चाहता था कि वह सच में मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझसे शादी करना चाहता है। वह बहुत जल्द अपने माता-पिता को मेरे घर भेजेगा। उसे यकीन था कि मैं इस रिश्ते से इनकार नहीं करूँगी। उसने यह भी बताया कि वह रोज़ मेरी अकेडमी से बाहर मुझे एक बार देखने के लिए आता है, लेकिन उसका इरादा मुझे तंग करने या मेरा पीछा करने का भी नहीं था। ये कहकर वह वहाँ से चला गया। मैं हैरान होकर उसे जाते हुए देख रही थी और मुझे यह सोचकर बहुत अजीब लगा कि क्या आजकल भी ऐसे लड़के होते हैं, जैसे हम सिर्फ कहानियों में पढ़ते हैं। मेरे पिता हमेशा कहते थे कि प्यार के नाम पर लड़के सिर्फ धोखा देते हैं और लड़कियों का फायदा उठाते हैं। लेकिन यह लड़का तो बिल्कुल अलग था। ना तो उसने मुझे किसी तरह का नुकसान पहुंचाया और ना ही कोई गलत हरकत की। उस दिन के बाद से मुझे महसूस होने लगा कि मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ।
कोई मुझसे सच में पहली नज़र वाली मोहब्बत करता है और मुझसे शादी करना चाहता है, इस सोच से ही इंसान आसमान पर उड़ने जैसा महसूस करता है। मैं खुश थी कि कोई मेरे बारे में इतना गहरा सोचता है। वह सिर्फ मुझे एक बार देखने के लिए मेरी एकेडमी के बाहर घंटों इंतजार करता है। मुझे इसमें कोई शक नहीं था कि मैं सच में सुंदर हूँ, लेकिन मुझे ये भी डर था कि वह लड़का शायद नहीं जानता होगा कि मैं बोल नहीं सकती। अगर उसे पता चलता तो क्या वह मुझे स्वीकार करेगा? ये सोचकर मैं हमेशा चिंता करती रहती थी। मेरा एकेडमी का आखिरी महीना था और मेरे पिता भी जल्द ही मेरी शादी के बारे में सोच रहे थे। उस दिन के बाद से अनिल से मेरी मुलाकात होने लगी थी, लेकिन वह भी रास्ते में ही मुझसे मिलता था। उसने मुझसे कहा था कि जैसे ही मेरी एकेडमी खत्म होगी, वह मेरे लिए रिश्ता भेज देगा और फिर हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। मैं इस बात से बहुत खुश थी, लेकिन मैंने अब तक घर में किसी से इस बारे में कुछ नहीं कहा था। कुछ दिन इसी तरह से बीत गए थे। जब एक दिन मैं अपनी एकेडमी से घर लौटी, तो मैंने देखा कि माँ बहुत परेशान है। मैं तुरंत उनके पास गई और जब मैंने उनसे पूछा, तो वह कहने लगी कि थोड़ी देर पहले मेरे पिता की दुकान से फ़ोन आया था। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और दुकान पर काम करने वाले लड़के उन्हें अस्पताल ले गए हैं। माँ ने मुझे बताया कि वह मेरा ही इंतज़ार कर रही थी ताकि हम दोनों अस्पताल चलें। यह सुनते ही मेरे हाथ-पाँव ठंडे हो गए। मैंने पानी का एक घूँट भी नहीं लिया और जैसे कि तैसी माँ के साथ अस्पताल के लिए निकल पड़ी। हम 3-4 घंटे अस्पताल में बैठे रहे, लेकिन किसी ने आकर कुछ नहीं बताया। 4 घंटे बाद डॉक्टर ने आकर हमें वह खबर दी, जिसे हम में से कोई नहीं सुनना चाहता था। डॉक्टर का कहना था कि उन्हें दिल का तेज दौरा पड़ा था और उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। इस खबर को सुनते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। मेरे अंदर एक गहरा सन्नाटा छा गया और जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ गई हो। मेरे पिता के चले जाने के बाद जीवन जैसे रुक सा गया था। माँ भी पूरा दिन अपने कमरे में बैठी रहती थी और उन्हें याद करती रहती थी, जबकि मैं भी उनके जाने से बहुत ज्यादा परेशान थी। घर में मेरा दिल बिल्कुल नहीं लगता था। हर वक्त यही लगता रहता था कि अभी मेरे पिता बाहर से मेरे लिए कोई चीज़ लेकर घर में आएँगे और मैं दौड़ती हुई जाकर उनके गले से लग जाऊँगी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? वो हमें छोड़कर बहुत दूर चले गए थे। पिताजी के निधन के बाद मैं और माँ अकेले हो गए थे। माँ का कहना था कि घर में किसी पुरुष का होना बहुत ज़रूरी होता है और हमारे पास कोई रिश्तेदार भी नहीं था। माँ का एक भाई था जो उसी शहर में रहता था। मेरे मामा जी उनका बेटा राजेश था, जिसने सारे मामलों में हमारा बहुत साथ दिया था। वह हर चीज़ में हमारी मदद करता था और बहुत कुछ सँभालता था। पिताजी की ज़िंदगी में तो कभी मेरी उससे ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई थी, क्योंकि उस वक़्त उनका हमारे घर आना-जाना बहुत कम था और हम भी कभी उनके घर नहीं गए थे। इसके पीछे क्या कारण था, मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की थी। फिर पिताजी के निधन के बाद राजेश का हमारे घर आना-जाना बढ़ गया था। वह माँ से बहुत प्यार करता था और अपना ज़्यादातर समय उनके साथ बिताता था। माँ भी उसे बहुत अहमियत देती थी और उसे अपना बेटा मानती थी। लेकिन मुझे वह लड़का कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आता था। जब भी वह हमारे घर आता, मुझे एक अजीब-सा डर महसूस होता था, जिसके कारण मैं तुरंत अपने कमरे में बंद हो जाती थी। माँ के बुलाने पर मैं सिर्फ चाय देने के लिए बाहर निकलती और फिर जल्दी से वापस अपने कमरे में चली जाती। जब तक वह कमरे हमारे घर में रहता, मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। कुछ दिन इसी तरह से गुजरते गए और फिर एक दिन हमें एक और दुखद खबर आई। मेरे मामा जी का भी निधन हो गया था। राजेश अब बिल्कुल अकेला हो गया था, क्योंकि उसके पिता के अलावा इस दुनिया में कोई और नहीं था। मामा जी के निधन के बाद वह पूरी तरह से अकेला रह गया था। इसके बाद वह अक्सर हमारे घर आने लगा था। मुझे यह लगता था कि अब वह भी हमारे घर में ही रहेगा, क्योंकि माँ ने हमेशा उसे अपना बेटा माना था और वह भी अपनी परेशानियों में हमारे साथ था। लेकिन मुझे उसकी मौजूदगी में एक अजीब-सा डर और असहजता महसूस हो रही थी। मुझे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन राजेश के अस्पताल रहते हुए मुझे हमेशा लगता था कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है। उसके साथ बिताए गए हर पल में मुझे कुछ ऐसा महसूस होता था जैसे कुछ छिपा हुआ है। मुझे नहीं पता था कि वह क्या चाहता है या आगे क्या करने वाला है,
लेकिन मुझे उसके साथ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उस समय मैं मुझे यही समझ में आने लगा था कि जीवन में कभी-कभी ऐसे पल आते हैं जब हमें अपने आस-पास के लोगों के बारे में सही फैसले लेने होते हैं और हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कौन हमारे लिए सही है और कौन नहीं। राजेश के बारे में भी मुझे यही लगता था कि कुछ तो ऐसा था जो मुझे उसकी मौजूदगी से असहज करता था। इस सब के बावजूद माँ और राजेश के रिश्ते में कोई कमी नहीं आई थी। माँ उसे जितना प्यार करती थी, राजेश भी उन्हें उसी तरह से सम्मान देता था। वे दोनों एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताते थे और मैं इस सब से बाहर रहकर अपनी ही सोच में खोई रहती थी। लेकिन अंदर से मुझे एक डर सा महसूस होता था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। क्योंकि यह समय मेरे लिए बहुत कठिन था और मेरे मन में बहुत से सवाल उठने लगे थे। राजेश दिन भर हमारे घर रहता और रात को चला जाता था। मगर एक दिन माँ ने मुझसे कहा कि राजेश हमारे साथ हमारे घर हमेशा के लिए रहने आ रहा है। माँ की ये बात सुनकर मैं परेशान हो चुकी थी। मैं माँ से कहना चाहती थी कि माँ राजेश को इस घर में मत आने दो। मगर माँ के चेहरे की खुशी देखकर मैंने एक शब्द तक नहीं कहा था। और साथ ही माँ मुझको समझाते हुए कह रही थी, शानवी, हम दो अकेली औरतें ही इस घर में रहती हैं। मुझे रात के समय डर लगता है। हमारे घर में हमारे साथ एक पुरुष का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं चाहती हूँ, राजेश हमेशा के लिए हमारे साथ रहने घर आ जाए और इस तरह से राजेश के अकेलेपन की समस्या भी हल हो जाएगी और हमें भी एक पुरुष का सहारा मिल जाएगा। मैं माँ के इस फैसले से बहुत हैरान थी। मैं उन्हें रोकना चाहती थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? वह माँ के भाई का बेटा था और माँ उसे बहुत प्यार करती थी। वह उसकी बहुत इज़्ज़त भी करती थी और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहती थी। ऐसे में क्या कारण बताकर माँ को उसे हमारे घर में रहने से रोक सकती थी। लेकिन मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि पिताजी की मौजूदगी में राजेश हमारे घर क्यों नहीं आता था? क्या पिताजी उसे पसंद नहीं करते थे? अगर ऐसा था, तो फिर माँ ने पिताजी के निधन के बाद उसे घर में रहने की अनुमति क्यों दी? यह सवाल मेरे मन में बार-बार उठता था। मैंने आखिरकार माँ से पूछा कि ऐसा क्या कारण था? तो उन्होंने मुझे बताया कि उस समय राजेश अपने काम की वजह से दूसरे शहर में था, इस कारण वह हमारे घर बहुत कम आता था और मामा जी अपनी तबीयत की वजह से हमारे घर नहीं आ पाते थे। इसके अलावा कोई और कारण नहीं था। माँ ने मुझे यह भी बताया कि बचपन से ही राजेश का ज़्यादातर समय हमारे घर में ही बीता था। पिताजी भी उससे बहुत प्यार करते थे और उसे अपना बेटा मानते थे। माँ ने कहा कि राजेश के साथ मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह मेरे लिए मेरा भाई जैसा ही था और मुझे उसे लेकर कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। माँ की बातों से थोड़ा-सा डर कम हुआ, लेकिन अब जो हुआ वह मुझे और भी घबराहट में डाल रहा था। राजेश ने हमारे घर में रहना शुरू कर दिया था। माँ ने उसे ऊपर की मंजिल पर एक कमरा दे दिया था। वह सुबह अपने काम पर जाता और शाम को घर लौटकर माँ के साथ समय बिताता था। फिर रात को वह अपने कमरे में चला जाता। राजेश मुझे जिस नज़र से देखता था, वह मुझे बहुत असहज महसूस कराती थी। उसकी आँखों में ऐसा कुछ था, जो मुझे पूरी तरह से भयभीत कर देता था। वह छोटी-छोटी बातों पर मुझे डाँट देता था और उसकी इस बात से मुझे ऐसा लगता था कि वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। माँ जो पहले मुझे बहुत समय देती थी, अब राजेश के साथ बातों में उलझी रहती थी। माँ और राजेश दोनों ही दिन भर बातें करते रहते थे और मुझे ऐसा लगता था कि मैं उनसे बहुत दूर होती जा रही थी। फिर जैसे ही शाम होती, मैं देखा करती थी कि माँ अपना कमरा बंद कर लेती थी। रात होते-होते कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया जाता था और पूरा कमरा रात भर बंद रहता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि माँ ऐसा क्यों कर रही थी? क्या उन्हें अब मेरे साथ रहना नहीं था? पिताजी के निधन के बाद तो माँ मुझे अपने कमरे में भी नहीं आने देती थी। यह सब कुछ मुझे बहुत अजीब लगता था। माँ के साथ राजेश की बढ़ती नज़दीकी और उसकी बदलती आदतों से मैं बहुत असहज हो रही थी। मैं अब पूरी तरह से अकेला महसूस करने लगी थी, क्योंकि माँ और राजेश के बीच में मैं कहीं खो-सी गई थी। जब भी मैं उनके कमरे में जाने की कोशिश करती, तो उनका दरवाज़ा बंद मिलता था। यह सब देखकर मुझे ऐसा लगता था कि शायद कुछ ठीक नहीं हो रहा है। राजेश का व्यवहार और माँ की चुप्पी दोनों ही मुझे अंदर से परेशान कर रही थी।
लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकती थी। ये सब सोचते हुए मैं चुप रहती थी, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे मन में सवाल उठते थे, क्या ये वही माँ है जो मुझे दिल व जान से चाहती थी, मेरा हर तरह से ख़्याल रखती थी? अपने इर्द-गिर्द का माहौल देखकर मुझे बहुत रोना आता था। एक खालीपन-सा था, जो मुझे चैन से रहने नहीं देता था। माँ की उस चुप्पी और राजेश के व्यवहार से मुझे यह महसूस होने लगा था कि घर में कुछ गड़बड़ हो रही है। लेकिन मैं अपनी माँ से इस बारे में बात नहीं कर पा रही थी। मैं उनके इस व्यवहार पर बहुत हैरान थी कि आखिर वह मुझे अपने कमरे में जाने से क्यों रोकती है और शाम होते ही दरवाजे को बंद करके अपने कमरे में क्यों चली जाती है। जब मेरे पिताजी जीवित थे, तब भी मैं अक्सर रात के समय अकेले अपने कमरे में डर जाती थी। तब पिताजी खुद मेरे कमरे में आकर मेरे पास सो जाते थे या फिर मुझे अपने पास अपने कमरे में बुला लेते थे। लेकिन उनके जाने के बाद से सब कुछ बदल गया था। माँ तो जैसे मुझे भूल ही गई थी। जब भी रात के समय अंधेरे में मुझे डर लगता था, तो मैं माँ के कमरे में जाती थी, लेकिन उनका दरवाज़ा बंद होता था। क्या वह ये बात भूल गई थी कि मैं अकेले रात में डर जाती हूँ? और अब तो वैसे भी पिताजी के ना होने की वजह से मैं बहुत उदास रहने लगी थी। ऐसे में उन्हें मुझे ज़्यादा समय देना चाहिए था, लेकिन वह तो मुझसे ऐसे ही दूर हो गई थी, जैसे मैं इस घर में मौजूद ही नहीं हूँ। मेरे मामा का बेटा राजेश हर महीने अपनी सारी तनख्वाह मेरी माँ के हाथों पर रख देता था और कुछ पैसे हमारी दुकानों से भी आते थे। मेरे पिताजी के बाद वह काम करने वाले लड़कों ने सारी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। घर का खर्च अच्छे से चल रहा था, लेकिन मुझे राजेश की वजह से बहुत परेशानी हो रही थी। वह माँ के सामने कुछ और नज़र आता था, लेकिन असलियत में वह बिल्कुल वैसा नहीं था। मैं सिर्फ 17 साल की थी, लेकिन मैं यह जानती थी कि राजेश मुझे अच्छे इरादों से नहीं देखता। माँ की मौजूदगी में भी जब मैं किचन में या घर के आंगन में होती, तो राजेश बहाने-बहाने से वहाँ आ जाता और मुझे छूता। उसे यह मालूम था कि मैं बोल नहीं सकती, इसलिए वह समझता था कि मैं किसी के सामने कुछ नहीं कहूँगी। शायद वह इसी बात का फ़ायदा उठा रहा था, क्योंकि वह हमारे ही घर में रहकर मुझे परेशान करता था और यह सिर्फ़ यहीं तक सीमित नहीं था। एक रात उसी तरह से मैं अपने कमरे में सो रही थी, जब मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे कमरे में है। मुझे यही लगा कि शायद माँ मेरे कमरे में आई होगी, लेकिन जब मुझे अपने बिस्तर पर किसी के होने का एहसास हुआ, तो मैंने तुरंत अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही जो दृश्य मेरे सामने था, वह मेरी कल्पना से परे था। राजेश, जिसे मैं अपना भाई समझती थी और जिसे माँ भी यही कहती थी कि वह मेरा भैया है, वह मेरे कमरे में मौजूद था। राजेश को देखकर मैं बहुत डर गई थी। मैं चीखना चाहती थी, मगर मेरी आवाज़ होती तो तभी तो मैं चीख सकती थी। राजेश धीरे-धीरे मेरे करीब आया था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती या प्रतिक्रिया दे पाती, राजेश ने वह किया जो मैंने कभी नहीं सोचा था। उस रात राजेश ने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। वो रात मेरे लिए बहुत काली थी। मेरी इज़्ज़त, मेरा सब कुछ खत्म हो गया था। मैं बर्बाद हो गई थी। उस रात के बाद हर रात वही होता था। हर रात राजेश मेरे कमरे में आता था और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाकर चला जाता था। हर रात मैं डर से सहमी रहती, लेकिन माँ अपने कमरे में होती थी और सुबह से पहले कभी बाहर नहीं निकलती थी। उन्हें इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उनके घर में उनकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। राजेश ने मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया था। वह हर रात मेरे कमरे में आता और मुझसे शारीरिक संबंध बनाता। मैं अंदर से टूट चुकी थी और उस समय मुझे अपनी ना बोल पाने की कमी का एहसास और भी गहरा हो गया था। वह जानता था कि मैं ना तो किसी को बता सकती हूँ और ना ही किसी से मदद मांग सकती हूँ। काश मैं बोल सकती तो सबको सच बता देती। राजेश, जो मेरी माँ के सामने खुद को एक आदर्श भाई की तरह दिखाता था, असल में एक दरिंदा था। लेकिन अब मैंने सोच लिया था कि मुझे कुछ करना होगा। मैंने तय कर लिया था कि इस दर्द और डर का अंत करना होगा। फिर एक रात जब मुझे पता था कि राजेश फिर आएगा, मैं डर से काँपती हुई माँ के कमरे की ओर भागी। मैंने सोचा कि अगर मैं उनके कमरे में सोऊँगी, तो राजेश मुझ तक नहीं पहुँच पाएगा। लेकिन हमेशा की तरह माँ के कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैं घबरा गई और गुस्साने लगी। फिर उस रात भी मेरे साथ वही हुआ, जो पिछले कुछ दिनों से होता आ रहा था। अगली सुबह मैंने इशारों में माँ से कहा,
कि मुझे अपने कमरे में डर लगता है और मैं उनके साथ अपने कमरे में सोना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर माँ ने मेरी ओर ध्यान दिया और फिर उन्होंने मुझे बताया कि हमारे घर में एक प्रथा है। उन्होंने बताया कि पिताजी के देहांत के बाद विधवा पत्नी को कम से कम 3 महीने अपने कमरे में अकेले रहना होता है। यह एक सामाजिक और धार्मिक नियम है। इस दौरान वे रात भर बैठकर पिताजी की आत्मा की शांति के लिए पूजा करती हैं और कोई दूसरा उनके कमरे में नहीं आ सकता। इसी वजह से वे हर शाम अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती हैं। माँ की बातें सुनकर मैं चुप हो गई, लेकिन मेरे अंदर का डर और दर्द बढ़ता जा रहा था। उस समय मैं यह सोच रही थी कि क्या यह प्रथा इतनी महत्वपूर्ण है कि उनकी बेटी की सुरक्षा पर ध्यान ना दिया जाए? क्या यह नियम किसी इंसान की पीड़ा से बड़ा हो सकता है? मैं माँ की बात सुनकर चुपचाप वहां से अपने कमरे में आ गई थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिले और वह सुकून में रहें। इसीलिए जब माँ ने मुझे हमारी खानदानी परंपरा और पूजा के बारे में बताया, तो मैं चुप हो गई। मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। मैं अपनी पीड़ा को अपने भीतर दबाकर हर रात उस भयानक सच्चाई का सामना करती रही। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे और हर रात राजेश वही करता था। मैं उसकी हवस का शिकार बनती रही। ऐसे ही 3 महीने बीत चुके थे। इन 3 महीनों में मैं अंदर ही अंदर टूट रही थी, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चलने दिया था। मैं अक्सर अपने मन में भगवान से प्रार्थना करती थी कि अनिल कहीं से वापस आ जाए। जाने वह कहाँ चला गया था। उसने मुझसे वादा किया था कि वह जल्दी मुझसे शादी करेगा, लेकिन उस दिन के बाद वह ऐसा गायब हुआ कि उसकी कोई खबर नहीं मिली। मेरी हालत भी ऐसी हो गई थी कि मैं घर से बाहर नहीं जा सकती थी। राजेश ने मेरे ऊपर पहरा लगा दिया था। उसने मुझे घर से बाहर निकलने नहीं दिया। जब वह अपने काम पर जाता तो घर का दरवाजा बाहर से बंद करके चला जाता। वह कहता था, मेरी गैर मौजूदगी में कोई तुम्हें और माँ को परेशान ना करे, इसलिए मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ। उसकी यह बात भी माँ ने बिना किसी सवाल के मान ली थी। माँ तो उसकी हर बात आंख बंद करके मानती थी, शायद इसलिए कि वह घर का अकेला कमाने वाला था और उनके लिए एक बेटे की तरह था। मैं अक्सर सोचती थी, क्या माँ को मेरी तकलीफ कभी महसूस नहीं होती? क्या उन्हें समझ नहीं आता कि मैं अंदर ही अंदर कितनी घुटन महसूस कर रही हूँ? क्या मेरी माँ को मेरी लाल आँखें नहीं दिखाई देती, जिसमें बेहद दर्द होता था? यही सोच-सोच कर मुझे दिन-रात रोना आता था। मेरा मन करता था, मैं खुद को ख़त्म कर लूँ, मगर मैं अपनी माँ की वजह से कुछ भी नहीं कर पा रही थी। राजेश ने हमारे लिए हमारे ही घर को एक कैदखाना बना दिया था। अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती, तो वह खुद ही बाज़ार से लाकर देता। मैं उस कैद से निकलना चाहती थी, तभी माँ से इशारों में कहती कि माँ, राजेश हमें क्यों कैद करके चला जाता है? तब माँ भी राजेश की ही ज़बान कहती थी। माँ कहती कि राजेश ये सब कुछ हमारी सुरक्षा के लिए कर रहा है, लेकिन मेरे लिए यह सुरक्षा नहीं थी, बल्कि एक बंदिश बन गई थी। मैं अकेली थी, बिल्कुल असहाय। अनिल की गैर मौजूदगी ने मेरे दिल को और तोड़ दिया था। मैं अक्सर सोचती थी, काश वह वापस आ जाए। शायद उसकी वापसी से मेरी इस नरक भरी जिंदगी का अंत हो सके। लेकिन हर दिन मेरी उम्मीद और कमजोर होती जा रही थी। इन 3 महीनों ने मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से थका दिया था। मैं रातों में डरते डरते जागती थी और दिन में खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करती थी। राजेश की नजरों में सिर्फ एक चीज बनकर रह गई थी, जिसे वह अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करता था। मैं बस अनिल के आने की दुआ करती थी, लेकिन वो भी शायद बाकी पुरुषों की तरह निकला था। मेरे पिता बिल्कुल सही कहते थे कि पुरुष कभी भी भरोसे के काबिल नहीं होता। अनिल भी तो मुझे प्यार का दावा करके मुझे मुश्किल वक्त में अकेला छोड़कर चला गया था। उसने तो मुड़कर यह भी नहीं देखा कि मेरे पिता के जाने के बाद हम लोगों पर क्या गुजर रही है। मैं हमेशा यही सोचती थी कि काश अनिल वापस आकर मुझसे शादी कर ले और मुझे उस कटीली दुनिया से दूर ले जाए। लेकिन शायद ऐसा मुमकिन नहीं था। मैं सोचती थी कि क्या इस घर में मैं कभी खुश रह पाऊंगी और क्या अनिल के बिना ही मुझे ऐसे ही सारी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी? इन सवालों के जवाब मेरी आंखों से आंसुओं के रूप में निकलते थे और दिल में दर्द की एक गहरी लहर उठती थी। समय के साथ-साथ मेरा पेट बाहर निकलने लगा था और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। सिर में दर्द, चक्कर, उल्टियाँ ये सब कुछ होने लगा था। जब माँ ने मुझे देखा, तो उनकी आँखों में अजीब सा डर और चिंता थी।
उन्होंने मुझसे धीरे से पूछा, क्या हुआ है? ये सब क्या है? मैं बहुत घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने सारी सच्चाई अपनी माँ को बता दी। यह बताने के बाद मैंने महसूस किया कि जैसे एक बड़ा-सा बोझ मेरे कंधों से उतर गया हो। लेकिन माँ का चेहरा बिल्कुल बदल गया था। वह बहुत चिंता में डूब गई थी। इसके बाद माँ ने मुझसे चुप रहने को कहा और यह कहा कि इस बारे में किसी से कुछ भी ना कहूँ। मुझे महसूस हुआ कि वे किसी भी हाल में ये नहीं चाहती थी कि इस बारे में किसी को पता चले, खासकर रिश्तेदार या पड़ोसियों को। फिर माँ मुझे अपने साथ अस्पताल ले गई, जहाँ डॉक्टर ने बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा था और रोना भी आ रहा था और माँ भी बहुत परेशान थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। माँ ने घर वापस आकर मुझे हर बात अच्छे से समझा दी। उन्होंने कहा, तू बिल्कुल घबराना मत। हम इस बच्चे को दुनिया में लाने के लिए पूरी तैयारी करेंगे। लेकिन हमें यह बात किसी से भी नहीं कहनी है। ये हमारे घर का मामला है और हमें इसे यही खत्म करना होगा। माँ ने मुझे बताया कि मुझे घर से बाहर नहीं जाना है और हमें यह बात सबसे छुपा कर रखनी होगी। जब तक बच्चा इस दुनिया में नहीं आता, तब तक हमें किसी को भी अपने घर में घुसने नहीं देना है। मुझे यह सब सुनकर समझ में आ गया था कि माँ हर कदम हमारी सुरक्षा के लिए था। लेकिन मन में एक सवाल था कि मैं इस बच्चे का अपनी माँ की तरह ख्याल रख पाऊंगी। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था, उस सब में मेरे बच्चे की कोई गलती नहीं थी। इसलिए मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही उसके लिए अजीब-सा प्यार और अपनापन महसूस कर रही थी। उस समय मेरे दिल में जो भी डर पैदा हुआ था, मुझे माँ के साथ से, माँ की बातों से थोड़ी राहत मिली थी। मुझे अक्सर यह ख्याल आता था कि क्या कभी अनिल वापस आएगा? क्या वह मुझे ढूँढेगा और हमारे बीच एक नई शुरुआत होगी? क्या वह इस बच्चे की ज़िम्मेदारी लेगा? क्या वो मुझे अपने बच्चे के साथ स्वीकार करेगा? लेकिन फिर मुझे यह भी एहसास हुआ कि शायद अब मुझे अकेले ही इस राह पर चलना पड़ेगा। मैं सोचती थी, क्या यह सही है कि मैं बिना किसी मदद के इस नए जीवन को अपनाऊं? मैंने महसूस किया कि यह सब मेरे लिए बहुत भारी था। एक तरफ माँ का समर्थन था, लेकिन दूसरी तरफ मेरे दिल में यह सवाल था कि क्या मैं इस बच्चे के लिए तैयार हूँ? क्या मैं एक अच्छी माँ बन पाऊंगी? क्या मुझे अकेले ही यह ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए? इन सभी सवालों का कोई आसान जवाब नहीं था। फिर भी मैंने ठान लिया कि जो भी होगा, मैं इस नए जीवन को अपनाऊँगी और इसे हर हाल में अपना परिवार बनाऊँगी। मेरी उम्र के हिसाब से ये सब बहुत बड़ी बातें थी। उस दिन के बाद से राजेश ऊपर वाले कमरे में ही रहने लगा था। मेरा उससे अब तक कोई सामना नहीं हुआ था। माँ का कहना था कि उन्होंने राजेश से इस बारे में बात की है और वह अपनी गलती पर शर्मिंदा है। उसने माँ से माफ़ी भी माँगी है और कहा कि गलती तो इंसान से हो ही जाती है। अब इस मुश्किल वक़्त में हमें राजेश की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वह उसकी गलती के कारण उसे घर से बाहर निकाल देंगी, तो फिर मेरा और उनका क्या होगा? ये घर कैसे सँभलेगा? ऐसे में राजेश अब जैसा भी है और उसने जो कुछ भी किया है, इन सब के बावजूद मुझे उसे इस घर में सहन करना होगा, जब तक यह बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता। फिर उसके बाद देखा जाएगा कि क्या करना है। उसके बाद वह कोई उपयुक्त रिश्ता देखकर मेरी शादी कर देंगी। मैं माँ की बात यह सुनकर चुप हो गई थी, क्योंकि मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं वही करती थी जो माँ मुझे करने के लिए कहती थी। मैंने अपना सारा समय अपने कमरे में ही बिताना शुरू कर दिया था। उस दिन के बाद से राजेश मेरे कमरे में नहीं आया था और ना ही उसने मुझे परेशान करने की कोशिश की थी। मैं अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से अच्छे से बंद कर लेती थी और उसी समय खोलती थी जब बाहर माँ होती थी। उनके अलावा मैं किसी के लिए भी अपने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलती थी। कम उम्र और कमज़ोर होने के कारण मैं काफ़ी बीमार रहने लगी थी, इसलिए मैं अपना सारा समय कमरे में ही बिताने लगी थी। डॉक्टर ने भी मुझे आराम करने की सलाह दी थी। माँ ने 1 या 2 बार मुझे बताया था कि मेरी सहेली शालिनी 1-2 बार हमारे घर आई थी, मेरा पूछने के लिए, मगर माँ ने उसे ये कहकर वापस भेज दिया कि मैं अपने किसी रिश्तेदार के घर गई हुई हूँ और यहाँ मौजूद नहीं हूँ। माँ का कहना था कि ऐसी हालत में मैं किसी से कैसे मिल सकती हूँ? बस एक बार, जब इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा, उसके बाद मैं जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ। मुझे किसी से मिलने से नहीं रोका जाएगा और फिर सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। माँ मुझे बहुत समझाती थी और बहुत तसल्ली देती थी। वे जानती थी
कि मैं बहुत मासूम हूँ, नासमझ हूँ और छोटी-छोटी बातों पर परेशान हो जाती हूँ। यह तो फिर एक बहुत बड़ी बात थी। वक़्त इस तरह गुज़रता जा रहा था और मैं अपने कमरे में ज़्यादा वक़्त बिताने लगी थी, क्योंकि शरीर से कमज़ोर और मानसिक तौर पर परेशान हो चुकी थी। फिर एक रात अचानक मुझे अपने कमरे में डर-सा लगने लगा। एक अजीब-सी घबराहट होने लगी थी। मुझे लगा जैसे कुछ तो गलत हो रहा है, इसलिए मैंने तय किया कि थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर जाऊँ और ताज़गी के लिए बाहर की हवा लूँ। शायद इससे मुझे थोड़ा आराम मिल जाए। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली, मुझे एक और चौंकाने वाली चीज़ दिखी। मैंने देखा कि माँ के कमरे का दरवाज़ा थोड़ा-सा खुला हुआ था। यह देखकर मैं हैरान हो गई। पिछले कई महीनों से तो यह कमरा हमेशा रात के वक़्त बंद ही रहता था। फिर यह क्या हुआ था? मुझे समझ में नहीं आया कि अचानक यह दरवाज़ा क्यों खुला हुआ था। माँ हमेशा बहुत सावधानी से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती थी। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ था? और जब से मेरे पिता हमें छोड़कर गए थे, तब से मैंने कभी भी रात के समय माँ के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ नहीं देखा था। रात को वह हमेशा पूजा करती थी, इसलिए उनका कमरा हमेशा बंद रहता था। लेकिन आज उनके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ देखकर मैं हैरान हो गई थी। इसके साथ ही कमरे से हल्की-सी रोशनी भी बाहर आ रही थी। पहले तो मैंने सब कुछ नज़रअंदाज कर दिया और अपने कमरे की तरफ वापस जाने लगी, यह सोचकर कि माँ शायद कमरे में पूजा कर रही होगी और अगर मैंने वहां जाकर खलल डाला तो पूजा में रुकावट आ सकती थी, जिसे मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। लेकिन फिर जाने क्यों मुझे अचानक यह ख़्याल आया कि मुझे एक बार जाकर देखना चाहिए कि माँ रात के इस समय क्या कर रही है। मुझे जानने का बहुत ज़्यादा मन हुआ और इसी जिज्ञासा ने मुझे मजबूर कर दिया। ना चाहते हुए भी मैं धीरे-धीरे माँ के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही मैं उनके कमरे के पास पहुँची, मैंने हल्के से दरवाजे से झाँककर अंदर देखा। अंदर का दृश्य देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। क्योंकि कमरे में मेरी माँ और मेरे मामा का बेटा राजेश दोनों साथ बैठे हुए थे, हँस रहे थे और उनके सामने ढेर सारा खाना पड़ा हुआ था, जो अलग-अलग तरह का था। मुझे बहुत हैरानी हो रही थी कि माँ उस इंसान के साथ बैठकर खा रही थी और हँस रही थी, जिसने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया था। उन्हें तो इस बात का गम होना चाहिए था। उन्हें तो उस इंसान से नफ़रत करनी चाहिए थी और उसे घर से निकाल देना चाहिए था। लेकिन वह उस व्यक्ति के साथ क्यों बैठी थी, जो मुझे इतना नुकसान पहुँचाया था। यह देखकर मेरा दिल टूट गया था। मेरे मन में यह विचार आया कि शायद माँ ने कुछ सोचा होगा, कुछ कारण रहा होगा, जिसके चलते वह राजेश के साथ बैठकर खाना खा रही थी। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना गुस्सा या उदासी अपने अंदर दबा पाती, मैंने कुछ और सुना, जो और भी चौंकाने वाला था। राजेश और माँ की बातचीत ने मेरे कदम वहीं रोक दिए। राजेश ने मेरी माँ से पूछा, अब आगे क्या करना है? इस सवाल ने मुझे पूरी तरह चौंका दिया। मैं जानती थी कि राजेश ने जो किया था, वह मेरे लिए कितना दुखद था। मेरे लिए यह सुनना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि वह शायद इस पूरे घटना के बारे में बोल रहा है और जो उसने मेरे साथ किया है, लेकिन जो कुछ उसने मेरे साथ किया था, वो तो किसी तरह ठीक नहीं था। फिर वो क्यों कह रहा था कि अब आगे क्या करना है? मेरे मन में यह सवाल गूंजने लगा कि क्या माँ सच में इस सब को स्वीकार कर चुकी है? क्या वह अब राजेश को माफ़ कर चुकी थी और सब कुछ भूल चुकी थी? मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि अगर वह ऐसा कर रही थी तो क्यों? क्यों उन्होंने इस इंसान को फिर से अपने जीवन में जगह दे दी थी, जिसने मेरी दुनिया को उलट-पुलट कर रख दिया था? मेरा दिल भरे आँसुओं से भारी था, क्योंकि मैं जानती थी कि इस घर में अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला था। मैं यही सोच रही थी कि क्या वास्तव में मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी? मैं जो अपनी माँ का जवाब सुनने के लिए वहीं खड़ी थी। माँ के जवाब से मैं बुरी तरह से चौंक गई थी। माँ राजेश से कह रही थी, "अरे, पागल हो गए हो क्या? तुमको इस गूंगी लड़की से शादी करने की क्या ज़रूरत है? जिस लड़की को तुम पसंद करते हो, तुम्हारी शादी उसी से होगी और मैं खुद तुम्हारी शादी उसी से करवा दूँगी। अगर हमें इस गूंगी से ही तुम्हारी शादी करानी होती, तो पहले ही करवा देती। ये सब करने की क्या ज़रूरत थी?" ये सब अपनी माँ के मुँह से सुनकर मैं हैरान हो गई थी। माँ कुछ और भी राजेश से कह रही थी, "हमें इस लड़की से सिर्फ़ एक बच्चा चाहिए, ताकि उसके पिता की सारी दौलत हमारे कब्ज़े में आ जाए और उसके बाद उसे मारकर कहीं फेंक देंगे या फिर घर से बाहर निकाल देंगे। फिर तुम जिस लड़की से चाहो शादी कर लेना।"
माँ की ये बातें सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मेरी माँ, जो मुझे अपनी ज़िंदगी मानती थी, वह मेरे बारे में ऐसी बातें कह रही थी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मुझे समझ में आ गया था कि ज़रूर कोई ऐसा राज़ था, जो मुझे अब तक नहीं पता था और अब मुझे वह राज़ जानना था। अगले दिन जैसे ही राजेश अपने काम पर गया और माँ भी बाज़ार चली गई, मुझे लगा कि अब यही सही मौका है। मैंने तुरंत ही माँ के कमरे की तरफ रुख किया। मुझे यकीन था कि उनके कमरे में कुछ ऐसा होगा जो वह मुझसे छुपा रही थी और शायद यही वजह थी कि वह मुझे हमेशा अपने कमरे में जाने से रोकती थी। मैंने माँ के कमरे में जाकर हर चीज़ को ध्यान से देखा और वहाँ मुझे ऐसा कुछ मिला जिसने मेरी आंखें खोल दी। एक बड़ा-सा संदूक था जिसमें ढेर सारे कागज़ात और चीज़ें रखी हुई थी। जब मैंने उस कागज़ात को पढ़ा तो पूरी सच्चाई मेरे सामने आ गई। मुझे पता चला कि मेरी माँ मेरी असली माँ नहीं थी। मेरी असली माँ तो मेरे बचपन में ही गुज़र गई थी। मेरे पिता ने मेरी परवरिश के लिए दूसरी शादी की थी और जिस महिला को मैं अपनी माँ समझती रही, वह सिर्फ़ मेरे पिता की दौलत के लिए उनसे शादी करने आई थी। वह महिला यानी मेरी माँ ने मेरे पिता से शादी की थी ताकि उसे उनकी संपत्ति का हिस्सा मिल सके। अब मुझे यह भी पता चला कि मैं अपनी असली माँ के प्यार और देखभाल से वंचित रही थी। जब मेरी असली माँ की मौत हुई थी, तो मेरे पिता ने मेरी परवरिश के लिए इस महिला को चुना, जो वास्तव में मुझे अपनी बेटी नहीं मानती थी। वह सिर्फ मेरे पिता की दौलत और संपत्ति के लिए उनके पास आई थी। मेरी माँ का भाई, यानी मेरे मामा और उसका बेटा राजेश, तीनों ही मेरी संपत्ति पर नज़र जमाए हुए थे। वह चाहते थे कि मेरी शादी राजेश से हो जाए ताकि सारी संपत्ति उन्हें मिल जाए। लेकिन मेरे पिता, जो राजेश को अच्छे से जानते थे और जानते थे कि वह कितना आवारा इंसान है, उन्होंने साफ मना कर दिया था। उन्होंने राजेश को कभी भी मेरी शादी के लिए स्वीकार नहीं किया था। ये सब जानकर मेरे लिए यह समझना बहुत मुश्किल हो गया था। मेरी पूरी ज़िंदगी एक झूठ पर आधारित थी। जो महिला को मैं अपनी माँ समझती थी, वह दरअसल मुझे सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रही थी। यह सच्चाई जानने के बाद मेरे दिल में गहरी निराशा और दुःख छा गया था। मुझे यह भी महसूस हुआ कि मेरी ज़िंदगी अब एक नए मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। यह राज अब मेरे सामने आ चुका था और अब मुझे यह सोचने की ज़रूरत थी कि आगे क्या करना है। अब मुझे यह फैसला करना था कि मैं सच्चाई को किस तरह से स्वीकार करूँगी और इसका सामना कैसे करूँगी। मेरे पिता ने अपनी वसीयत में यह स्पष्ट रूप से लिखा था कि मेरी शादी के बाद जो भी मेरी संतान होगी, सारी संपत्ति के अधिकार उस संतान के होंगे। यह शर्त उन्होंने इसलिए रखी थी क्योंकि उन्हें यह डर था कि अगर उन्होंने सारी जायदाद मुझे दे दी, तो मेरी माँ, उनके भाई और उनका बेटा मुझे डरा-धमकाकर वह सब मुझसे छीन सकते हैं या मुझे किसी तरह से नुकसान पहुँचा सकते हैं। यही कारण था कि उन्होंने यह वसीयत में यह शर्त डाली थी कि अगर मेरी शादी हो जाती है तो मेरे पति को मेरा साथी मानते हुए वह मुझे किसी भी स्थिति में नुकसान नहीं होने देंगे। मुझे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि मेरे पिता की इस वसीयत का असर मेरे जीवन पर क्या होने वाला है, जबकि मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि मेरी माँ और उनके भतीजे ने इस वसीयत की शर्त को पूरा करने के लिए ही एक खतरनाक प्लान बनाया था। राजेश ने मुझसे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक औज़ार की तरह इस्तेमाल किया था। उसने मुझे हासिल करके अपने मन मुताबिक सब कुछ किया था, क्योंकि उसे ये साफ़ था कि पिता की जायदाद पर उसका हक तभी बन सकता था, जब मेरे घर में कोई बच्चा होगा और मेरी सौतेली माँ ने भी राजेश का भरपूर साथ दिया था। उन दोनों का उद्देश्य था कि बच्चे के जन्म के बाद वे मुझे घर से बाहर निकाल दें और फिर वे अपनी इच्छाओं के अनुसार जायदाद का पूरा फ़ायदा उठाएँ। और क्योंकि मैं बोल नहीं सकती थी, उन्होंने यह मान लिया था कि अब मैं किसी को भी कुछ नहीं बता सकती। वे मुझे पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे, ताकि उनके सारे मंसूबे पूरे हो सकें। जब मैंने यह सब समझा, तो मैं डर गई थी। मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी खतरे में है, क्योंकि अब ये दोनों मुझे और मेरे बच्चे को नुकसान पहुँचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। बच्चे के जन्म के बाद अगर मैं कोई विरोध करती, तो वे मुझे मार भी सकते थे, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ संपत्ति चाहिए थी। मैंने अपने जीवन की सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाने का निर्णय लिया था। मैंने सारे महत्वपूर्ण कागजात इकट्ठे किए और अपनी ज़रूरी चीज़ें पैक कर घर से भाग जाने का फैसला किया था। मैं जानती थी
कि अब मुझे अपने लिए और मेरे बच्चे के भविष्य के लिए कुछ करना होगा। मैं उसी ही रात अपने घर से निकल गई थी। शायद मेरी किस्मत अच्छी थी, तभी रास्ते में मेरी अनिल से मुलाकात हुई थी। जब उसने मुझे देखा, तो वह हैरान और परेशान था, क्योंकि मैं उसके सामने बहुत घबराई हुई थी। मैंने उसे सारे कागज़ात दिखाए और उसे पूरी सच्चाई बताई। यह सब सुनकर वह बहुत परेशान हो गया था और उसने बताया कि उसने पहले हमारे घर में रिश्ता भेजा था, लेकिन मेरी माँ ने उसे नकार दिया था। उसने यह कहकर रिश्ता अस्वीकार कर दिया था कि मेरा रिश्ता बचपन में ही मेरे पिता द्वारा तय किया गया था और वह किसी और से मेरी शादी नहीं करने देंगी। इस कारण से अनिल ने अपना रास्ता अलग कर लिया था। उसे नहीं पता था कि मेरे साथ मेरे घर में क्या-क्या हो रहा था, वरना मुझे वह पहले ही वहाँ से निकाल लेता। लेकिन उसने कहा कि अभी देर नहीं हुई थी। मुझे समय रहते अपनी समझ का इस्तेमाल करते हुए इस मुश्किल से निकालने का रास्ता निकालना चाहिए था। मैंने उसके साथ सारे कागजात और सबूत साझा किए और अनिल ने तय किया कि वह राजेश और मेरी माँ को सजा दिलवाएगा। अनिल ने पुलिस में सारी जानकारी दी और राजेश और मेरी माँ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। सब कुछ खुलकर सामने आने के बाद जब राजेश और माँ की सच्चाई सामने आई, तो मुझे एहसास हुआ कि यह सब इतने दिनों तक छिपाकर मैंने भी अपने साथ ठीक नहीं किया था। मुझे यह कदम पहले ही उठा लेना चाहिए था। अनिल ने इस खराब स्थिति में भी अपनी प्रेम का सही प्रमाण दिया था। वह मेरे साथ खड़ा था, सिर्फ मुझे नहीं बल्कि मेरे बच्चे को भी उसने अपनाया था। हम दोनों ने मिलकर अपनी ज़िंदगी को फिर से खुशी-खुशी जीना शुरू कर दिया था। मेरी माँ के धोखे से अब मेरी आँखें खुल गई थी और अब मेरी ज़िंदगी पहले से कहीं बेहतर हो चुकी थी। मुझे सच्ची मोहब्बत मिल गई थी और मुझे अपने बच्चे के लिए एक सुरक्षित और सुखी जीवन मिल गया था। अब मुझे यह एहसास हुआ कि हर कठिनाई, हर संघर्ष का अंत एक नई शुरुआत के साथ होता है। मैंने जो भी दर्द और पीड़ा झेली थी, वह अब मेरे लिए सिर्फ़ एक पुरानी याद बनकर रह गई थी। मेरे पास अब एक नई उम्मीद और एक नई राह थी और मैं अपनी ज़िंदगी को फिर से नए सिरे से बनाने के लिए तैयार थी। अनिल के साथ अब मेरी ज़िंदगी एक नई दिशा में जा रही थी और यह रास्ता सच्चाई, प्यार और सम्मान से भरा हुआ था। मैं अब यह जान चुकी थी कि प्यार और विश्वास ही वो चीज़ें हैं, जो जीवन को सुंदर बनाती हैं और यह सच है कि अगर कोई किसी का साथ निभाए, तो जीवन की सारी परेशानियाँ हल हो जाती हैं।